हे एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने माइटोसिस को मॉलिक्यूलर लेवल पर डिटेल में समझा था। हमने देखा कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है, लेकिन हर जगह तो माइटोसिस हो नहीं सकती। तो हर जनरेशन बिल्कुल प्रीवियस जनरेशन जैसी कैसे होती है? ना जेनेटिक वेरिएशन है, ना इवोल्यूशन। तो बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कैसे कर रही है? तब नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक डिफरेंट मैकेनिज्म इवॉल्व करा, मियोसिस। ये सिर्फ क्रोमोसोम नंबर को हाफ ही नहीं करता, बल्कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्रिएट भी करता है। इसी वजह से मियोसिस जेनेटिक्स, इवोल्यूशन और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की फाउंडेशन है। तो चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। मियोसिस एक स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन है जिसमें एक डिप्लॉयड जर्म सेल दो कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स के थ्रू चार जेनेटिक डिफरेंट हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाती है। माइटोसिस में जहां दो आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल बनते थे, मियोसिस में वहीं चार जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस सिर्फ जर्म सेल्स में ही होती है। एनिमल्स में टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस होता है एंड ओवरीज oogenesis होता है। सोमेटिक सेल्स कभी भी मियोसिस नहीं करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं। अगर दोनों डिप्लॉयड होते तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता। हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज करता। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मियोसिस। ये क्रोमोसोम नंबर को पहले ही हाफ कर देता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओरिजिनल डिप्लॉयड नंबर रिस्टोर हो जाता है। मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होती है, लेकिन सेल डिवीजन दो बार होता है। ये दोनों डिविजन्स हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, एंड मियोसिस 2 को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, लेकिन मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ये 46 इंडिपेंडेंट नहीं होते। ये 23 पेयर में अरेंज्ड होते हैं। हर पेयर में एक क्रोमोसोम मदर से आता है और एक फादर से। इन्हें बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सेम जीन कैरी करते हैं, लेकिन एलील डिफरेंट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम में। सिस्टर क्रोमेटिड्स डीएनए रेप्लिकेशन के बाद बनते हैं, कंप्लीटली आइडेंटिकल होते हैं और कोहेजन से जुड़े हुए होते हैं। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम एक मैटरनल से और एक पैटर्नल से, सेम जीन्स बट डिफरेंट एलील्स हो सकते हैं और ये बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अब आते हैं मियोसिस के सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेज पर, प्रोफेज 1, जो कि लॉन्गेस्ट फेज है। ये पूरी मियोसिस का सबसे कॉम्प्लेक्स फेज है और इसी स्टेज में जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होते हैं। इसलिए CSIR नेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी फेज से आते हैं। प्रोफेज 1 को फर्दर 5 स्टेज में डिवाइड किया जाता है: लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना। लिप्टोटीन का मतलब है थिन थ्रेड्स। इस स्टेज में क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल होने लगता है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम अभी पेयर नहीं होते। फिर आता है जाइगोटीन। ये बहुत यूनिक इवेंट है। इसमें शुरू होता है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मतलब है होमोलोगस क्रोमोसोम का क्लोजली पेयर होना। ये प्रोसेस किसी रैंडम कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं होती। इसके लिए एक स्पेशल प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक जिपर लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ये मैटरनल और पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम को परफेक्टली अलाइन करता है। ये सिर्फ मियोसिस 1 में ही बनता है, माइटोसिस में ये कभी भी नहीं बनता। और जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बाइवेलेंट, क्योंकि उसमें दो क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी हो चुका है और हर क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो एक बाइवेलेंट में टोटल 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। इसलिए इस बाइवेलेंट को टेट्राड भी बोला जाता है। अब सिनेप्सिस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर ही नहीं करेंगे तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी और क्रोमोसोम प्रॉपरली सेपरेट भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए सिनेप्सिस माइटोसिस में न होकर मियोसिस की फाउंडेशन है।
साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना एंड उसके बाद बाइवैलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद मियोसिस का सबसे यूनिक स्टेज क्रॉसिंग ओवर। यही प्रोसेस के कारण जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। इसी वजह से हम सिबलिंग्स अपने पेरेंट्स जैसे होते हुए भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। यहीं आता है प्रोफेज 1 का थर्ड स्टेज पैकाइटिन। इस स्टेज में सिनेप्सिस कंप्लीट हो जाती है, होमोलोगस क्रोमोसोम परफेक्टली अलाइन होते हैं और इसी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर भी होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है मैटरनल और पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच डीएनए सेगमेंट्स का रेसिप्रोकल एक्सचेंज। ध्यान रखना, एक्सचेंज सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में नहीं होता, ये हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स तो ऑलरेडी आइडेंटिकल होती है, उनके बीच एक्सचेंज करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के जो एलील हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज नए एलील के कॉम्बिनेशन बनाता है जिससे वेरिएशन आता है। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर कोई रैंडम कटिंग नहीं होती, ये हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है। सबसे पहले डीएनए में प्रोग्राम डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये ब्रेक्स रिपेयर होते वक्त होमोलोगस क्रोमोसोम को टेम्पलेट के रूप में यूज़ करते हैं और डीएनए सेगमेंट एक्सचेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन बोला गया है। ये डीएनए रिपेयर और जेनेटिक डाइवर्सिटी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये सिर्फ क्रोमोसोम के जुड़ने का काम नहीं करता, ये होमोलोगस क्रोमोसोम को इतनी प्रिसाइसली अलाइन करता है कि क्रॉसिंग ओवर एग्जैक्ट करस्पॉन्डिंग रीजन्स के बीच हो। अगर अलाइनमेंट गलत हुआ तो डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन भी हो सकता है। इसलिए साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक्यूरेटली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाने के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम तुरंत सेपरेट नहीं होते। जहाँ एक्सचेंज हुआ था वहाँ क्रोमेटिड्स एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड दिखते हैं। इस विजिबल एक्स शेप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं चियाज़्मेटा। चियाज़्मेटा के दो मेजर फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज कि ये बताता है कि एक्सचेंज हो चुका है, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एविडेंस है। एंड सेकेंड, होमोलोगस क्रोमोसोम को एनाफेज 1 तक होल्ड करना। अगर चियाज़्मेटा ना हो तो होमोलोगस क्रोमोसोम जल्दी सेपरेट हो सकते हैं और प्रॉपर सेग्रीगेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आते हैं प्रोफेज के फोर्थ स्टेज पर, डिप्लोटीन। इस स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसअसेंबल होना स्टार्ट करता है। होमोलोगस क्रोमोसोम धीरे धीरे अलग होने लगते हैं लेकिन पूरी तरह सेपरेट नहीं होते क्योंकि चियाज़्मेटा अभी भी उन्हें होल्ड किए रहता है। डिप्लोटीन की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है विजिबल चियाज़्मेटा। अब बात करते हैं प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज की। इस स्टेज में क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस्ड होते हैं। चियाज़्मेटा क्रोमोसोम के एंड्स की तरफ मूव करता है और न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये स्टेज का नाम है डायकाइनेसिस। इसके बाद सेल मेटाफेज 1 में इंटर करती है। जैसे जैसे डायकाइनेसिस प्रोग्रेस करती है, चियाज़्मेटा क्रोमोसोम के एंड्स की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़्मेटा। मेटाफेज 1 स्टार्ट होने लगता है इसके बाद, जहां सारे बाइवेलेंट्स मेटाफेज प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। और डिफरेंस याद रखना, माइटोसिस में इंडिविजुअल क्रोमोसोम अलाइन होते थे लेकिन मियोसिस 1 में बाइवेलेंट्स अलाइन होते हैं। अब एक और मेजर सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर मेटाफेज प्लेट पर किसी भी ओरिएंटेशन में अरेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैटरनल क्रोमोसोम लेफ्ट पोल की तरफ हो सकता है या राइट पोल की तरफ। यह ओरिएंटेशन कम्प्लीटली रैंडम होता है। इसी को बोला गया है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हर पेयर की ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट होती है, तो इसका मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुए 2 to the power 23 यानी 8 मिलियन से भी ज़्यादा क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन, और इसमें क्रॉसिंग ओवर भी ऐड कर दो तो जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रैक्टिकली अनलिमिटेड हो जाती है। अब बात करते हैं जीन कन्वर्जन की। कभी कभी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के दौरान डीएनए एक्सचेंज परफेक्टली रेसिप्रोकल नहीं होता। एक एलील दूसरे एलील की सीक्वेंस कॉपी कर लेता है। इसी फिनोमिना को बोलते हैं जीन कन्वर्जन। अब देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम का फाइनल सेग्रीगेशन कैसे होता है। अब मेटाफेज 1 तो कंप्लीट हो गया, सारे बाइवेलेंट इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइंड है, स्पिंडल चेक पॉइंट सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब एनाफेज 1 स्टार्ट होती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं।
ध्यान रखना, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते। अब सवाल आता है कि जब APC भी एक्टिवेट हो गया, सेपरेज भी एक्टिवेट हो गया, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों नहीं अलग हुए? क्योंकि मियोसिस 1 में सेंट्रोमेरिक कोहेजन को एक स्पेशल प्रोटीन प्रोटेक्ट करता है। इस प्रोटीन का नाम है शुगोसिन। ये गार्डियन स्पिरिट है। शुगोसिन सेंट्रोमियर के पास प्रेजेंट कोहेसिन को सेपरेज से प्रोटेक्ट करता है, जिसके रिजल्ट में क्रोमोसोम की आर्म्स के कोहेसिन तो कट जाते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर वाली कोहेसिन बची रहती है। इसी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ रहती है और सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं। एनाफेज 1 के बाद क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं। अब स्टार्ट होती है टीलोफेज 1। कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर एनवेलप टेम्पररी रिफॉर्म होता है, कुछ में डायरेक्टली नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए टीलोफेज 1 हर ऑर्गेनिज्म में इक्वली प्रोमिनेंट नहीं होती है। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोकाइनेसिस 1 होती है, जहाँ पर 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है, लेकिन हर क्रोमोसोम के पास अभी भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। टीलोफेज 1 के बाद आती है इंटरकाइनेसिस। टीलोफेज 1 और प्रोफेज 2 के बीच एक स्ट्रॉन्ग रेस्टिंग फेज होता है, यही है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में DNA रेप्लिकेशन नहीं होता है। अब आते हैं सेकेंड डिवीजन पर, मियोसिस 2। यह ऑलमोस्ट माइटोसिस के जैसा ही होता है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, बस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है। इसमें आता है प्रोफेज 2, जहाँ क्रोमोसोम कंडेंस होता है। इस स्टेज में अगर न्यूक्लियर एनवेलप बनी थी तो वो फिर से ब्रेक डाउन होती है और स्पिंडल एपरेटस दोबारा से असेंबल होता है। फिर आता है मेटाफेज 2। अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं। मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट्स अलाइन हुए थे, लेकिन मेटाफेज 2 में इंडिविजुअल क्रोमोसोम अलाइन होते हैं। फिर आता है एनाफेज 2। सेंट्रोमेरिक कोहेजन भी डिग्रेड हो जाता है, शुगोसिन को रिमूव कर दिया जाता है और सेपरेज कोहेसिन को कट करता है और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। ये इवेंट बिल्कुल माइटोसिस के एनाफेज के जैसा सेम है। एट लास्ट आता है टीलोफेज 2, जहाँ पर क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर पहुँच जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप वापस से फॉर्म होता है, क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लगते हैं, न्यूक्लियोलस रीअपियर करता है और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। फाइनली एक डिप्लॉइड जर्म सेल में DNA रेप्लिकेशन हुआ, मियोसिस 1 हुआ जिससे 2 हैप्लॉइड सेल्स बनी, देन मियोसिस 2 होकर 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मियोसिस जेनेटिक वेरिएशन कैसे क्रिएट करती है? 3 मेजर मैकेनिज्म है। फर्स्ट, क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पर मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम DNA एक्सचेंज करते हैं। सेकेंड इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहाँ क्रोमोसोम पेयर्स रैंडम ओरिएंटेशन में अलाइन होते हैं। एंड थर्ड, रैंडम फर्टिलाइजेशन, कोई भी स्पर्म किसी भी एग के साथ फ्यूज कर सकता है। ये थर्ड सोर्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ मियोसिस हमारा यही कंप्लीट होता है। अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। माइटोसिस में ग्रोथ और रिपेयर था पर्पस, लेकिन मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन। माइटोसिस में एक डिवीजन होता था और मियोसिस में 2 डिवीजन्स। माइटोसिस में DNA रेप्लिकेशन एक बार होता था और मियोसिस में भी एक ही बार होता है, लेकिन माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती है और मियोसिस में 4। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है और मियोसिस में हाफ हो जाता है। माइटोसिस में सिनेप्सिस नहीं होती, मियोसिस में सिनेप्सिस प्रेजेंट होती है एंड क्रॉसिंग ओवर भी होती है। माइटोसिस में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है, मियोसिस में जेनेटिक वेरिएशन भी आता है, क्योंकि यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स भी एनाफेज 2 में सेपरेट होते हैं। अब अगर CSI नेट में आपसे पूछे कि सिनेप्सिस कब होता है, तो आंसर आएगा जाइगोटीन में। और अगर क्वेश्चन आए क्रॉसिंग ओवर कब होती है, तो आंसर आएगा पैकाइटीन में। टर्मिनलाइजेशन होती है डाइकाइनेसिस में एंड चियास्माटा विजिबल होता है डिप्लोटीन में। तो ये सारे क्वेश्चन ज़रूर से याद रखना और मियोसिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस लगा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।